पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। आप लोग प्राकृत संख्या पढ़ चुके हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? यानी गिनती की सारी संख्या को हम लोग कह सकते हैं गिनती की सारी संख्या। गिनती की सारी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे हम लोग काउंटिंग कहाँ से करते हैं? 1, 2, 3, 4 इस प्रकार काउंटिंग करते हैं। तो गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब ये मत समझ लें गिनती की सारी संख्या मतलब गिनती 1 से 100 तक ही गिनते नहीं, 100 से आगे भी गिनते हैं हम लोग, अर्थात कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक। इसको हम लोग अनंत भी कहते हैं, अनंत। यानी कि गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 से शुरू होती है और ये अनंत तक जाती है। तो हमको क्वेश्चन पूछा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो देखो 0 है, गिनती की संख्या में 0 नहीं आ रहा, प्लस है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस छुपा हुआ होता है। हर संख्या के पहले इस में प्लस छुपा हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, इसके बाद जितनी भी संख्या दी गई है सब प्राकृत है, लेकिन ये 1 से बड़ी है। हमको पूछा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, इसलिए 1। हमेशा याद रखना कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहाँ होती है? यदि गिनती की संख्या में हम लोग पहले 0 लगा दे, गिनती की संख्या में पहले क्या लगा दे? 0 लगा दे, तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। 1, 2, 3 इस प्रकार कहाँ तक? अनंत तक, इन्फिनिटिव तक। यानी गिनती की संख्या के पहले क्या रख दिए? 0 रख दिए, तो वो कैसी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। कैसी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाती है। अब हमको पूछा गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। आप ही बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। क्या ऑप्शन में हमारा 0 है? हाँ 0 है, तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। यदि 0 ना दे करके ये देता तो फिर आप बताइए ये होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि माइनस में है, पूर्ण संख्या माइनस में कभी नहीं होती है। इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 ना हो यहाँ होता तो हमारा क्या हो जाता? 10 हो जाता। लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, तो 0 है। 0 नहीं होती तो 1 भी नहीं होता तो 10। लेकिन हमारे पास सबसे छोटी है 0, इसलिए 0 नहीं देते। तीसरा क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड, जिसका गुणनखंड कम से कम 3 हो। कितने हो? 3 हो। जिसका गुणनखंड कम से कम 3 हो। कम से कम 3 का मतलब क्या? जैसे कोई भी संख्या लेते हैं, हम अगर 4 लेते हैं तो 4 का गुणनखंड करते हैं, अर्थात 4 किस किस पहाड़ा से आएगा? तो बोलेगा 1 का पहाड़ा से 4 आएगा, फिर 2 का से 4 आएगा, उसके बाद 4 का से 4 आएगा। तो कितने गुणनखंड हो गए इनके? 1, 2, 3 गुण, कम से कम 3 गुणनखंड हो तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। लेकिन इससे पहले अगर हम चेक करते हैं 3 को, क्या 3 भाज्य संख्या है? तो पता चलता है ये 1 से आता है और 3 से आता है, दुवेगो से आ रहा है। यहाँ कम से कम 3 होना चाहिए तब भाज्य होगा, यहाँ तो दुवेगो आ रहा है, एगो 1 से एगो 3 से, इसलिए 3 जो है भाज्य संख्या नहीं है। 2 की बात कर लेते हैं। 2 देखिए 1 से आ रहा है 2 और 3 से भी नहीं आ रहा है, तो 2 से आ रहा है। 1 से आ रहा है 2 और 2 से 2 आ रहा है। कितने संख्या से आ रहा है? 2 गो संख्या, लेकिन कम से कम कितना आना चाहिए? 3, तब क्या कहलाएगा? भाज्य। आया 2, इसलिए ये भाज्य नहीं है। तो ये क्या है? अगला क्वेश्चन में देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर पूछा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है। आप ही बताइए 2 भाज्य संख्या था? नहीं था। 4 भाज्य संख्या है? तो हाँ है। उसके बाद 6 और 8 भी भाज्य संख्या है। क्वेश्चन पूछा कि सबसे छोटी बताओ इनमें से, तो सबसे छोटी तो 4 ही है, 4 ही सबसे पहले आता है, उसके बाद 6 आता है। 6 भी देखिए ये
तीन को संख्या से अधिक से आएगा, एक से आता है, दो से आता है, तीन से आता है और चार छह से आता है। एक, दो, तीन, छह, एक से भी छह आता है, दो से भी आ रहा है, तीन से भी आ रहा है और छह से भी छह आ रहा है, यानी छह एकम छह, तीन दूना छह, दो तिया छह और एक छके छह। तो छह भी अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि कम से कम तीन, यहाँ तो चार है, तीन से अधिक जितना भी आ सकते हैं वो भाज्य संख्या हो जाएगी। आठ भी आ जाएंगे, हमको छोटी संख्या पूछा है तो चार लगाएंगे। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी मोस्ट, ये सब क्वेश्चन में से 100% है, आएगा ही आएगा एग्जाम में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभाज्य संख्या का, जिस संख्या का, ऐसे भी लोग कह सकते हैं कि जिसका गुणनखंड केवल दो हो, जिसका गुणनखंड केवल दो हो, वैसी संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। जैसे दो की बात कर लेते हैं, दो किस किस संख्या से आती है? एक से आती है और दो से आती है, तो दो हो गया अभाज्य संख्या, दो हो गया अभाज्य संख्या। तीन की बात कर लेते हैं, एक से आता है और तीन से आता है, तो ये भी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। चार नहीं होगा, पांच को भी देख लो, एगो एक से आता है, एगो पांच से आता है, तो ये भी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। यानी कि छह फिर भाज्य होगा, सात क्या हो जाएगा? अभाज्य। और एक चीज याद रखना कि एक से लेकर के एक से 100 तक में, एक से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितनी है? हमेशा याद रखना, कुल अभाज्य संख्या की संख्या जो है 25 है। कितने हैं? 25। एक से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या 25 है। कुल अभाज्य संख्या कितने हैं? 25 हैं। ये भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकते हैं। हालांकि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। हम लोग देख रहे हैं 2, 3, 5, तो बोलेगा एक का जिक्र काहे नहीं किया? तो एक नहीं है अभाज्य संख्या, ना तो एक भाज्य है और ना तो अभाज्य है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक क्या है? भाज्य है, अभाज्य है। सी नंबर पूछेगा ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। डी नंबर में नोट कर सकता है। तो हम लोग कह सकेंगे कि एक न तो भाज्य है और न तो अभाज्य। क्यों? क्योंकि ये एक से आता है और दूसरा ये खुद से आ रहा है, एक ही तो आ रहा है। कम से कम दो होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही है, इसलिए एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखिए। संख्या, अच्छा ये वाला, संख्या 9/-7 का योज्य प्रतिलोम है। जो संख्या हमको दिया गया इसका योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है। योज्य प्रतिलोम याद रखिएगा हमेशा, यानी कि जो संख्या दिया गया है, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम 9/-7, 9/-7। इस संख्या में हम क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें कि आंसर हमारा 0 हो जाए। योज्य प्रतिलोम कहता है कि जो दी गई संख्या है उसमें क्या जोड़ें कि आंसर 0 हो जाए। तो आप बोलेंगे कि 9/-7 है, यानी इसके पास माइनस कर्ज में है 9/-7। इसको अगर हम प्लस में दे दें, क्या प्लस में दे दें 9/7, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 0। तो 9/-7 में क्या दे रहे हैं हम लोग? प्लस में 9/7 दे रहे हैं। तो प्लस तो ऑलरेडी ये छुपा हुआ होता है इसके पीछे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9/7। तो संख्या 9/-7 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 9/7 प्लस का, यहाँ पर प्लस छुपा होता है, जैसे यहाँ पर प्लस छुपा होता है उसी प्रकार। तो हमारा आंसर ये 9/। कोई भी संख्या दिया गया हो, कोई भी संख्या दिया गया हो, अगर माइनस में है तो उसी संख्या को प्लस में लिख दो, यदि प्लस में दी गया है तो माइनस में लिख दो। जैसे 2/3 है, प्लस में है, इसको किससे, किस संख्या को जोड़ दें ये आंसर 0 हो जाए। तो बोलेगा 2/3 प्लस में है, माइनस में हम लोग लिख देते हैं इसको, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0। 2/3 प्लस में तो माइनस में,
अब माइनस में रहेगा तो प्लस में, ये नीचे ऊपर मत नहीं करो, आप नीचे इसको परिमेय करके तो ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको फंसाने के लिए खाली यहाँ पर दिया गया है। निम्न में कौन गुणात्मक तत्समक है? गुणात्मक तत्समक, एक बात को जानिएगा, यानी कि गुणात्मक तत्समक यानी कि जो संख्या है, मान लिया कोई संख्या x है, इस संख्या को किससे गुना कर दें कि हमारा आंसर 1 हो जाए। तो बोलेगा x है, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, अगर हम इसको पलटा के गुना कर दें तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1। कोई भी संख्या दिया गया उसको पलट के गुना कर देने पर आंसर हमेशा 1 होता है, तो ये कहलाएगा हमारा गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक कहलाएगा ये संख्या। तो निम्न में कौन गुणात्मक तत्समक है? तो वो हमारा 1 हो जाएगा। हमेशा 1 जो है ये गुणात्मक तत्समक है। तो ये नंबर। निम्न में कौन योज्य तत्समक है? योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, ठीक है, अर्थात ये हमेशा 0 होता है। यहाँ पर हम लोग देखें, याद रखना है, योज्य पर योज्य तत्समक पूछा जाएगा 0 होगा, गुणात्मक तत्समक पूछा जाएगा 1 हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक 1 हो जाएगा। और ये सारी संख्या आसान ही है। संख्या 999 के पावर 0 का संख्यात्मक मान होगा। अब जरा हम लोग देखते हैं कि किसी भी संख्या के पावर में 0 हो, अर्थात हम लोग बीजगणित में एक सूत्र देखे थे कि a का पावर अगर 0, कोई भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर 999 है और उसका पावर में 0 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। 999 के पावर में भी 0 है तो 1। यहाँ पर 1 करोड़ भी है और 1 करोड़ के पावर में भी अगर 0 लगा दिया तो हमेशा मान उसका कितना हो जाएगा? 1। चाहे 1 का पावर में भी 0 है तो भी 1 होगा, या कितनों भी दे दिया जाए संख्या और अगर उसके पावर में 0 रख दिया गया है, आंसर हमेशा 1 मानना है। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, कोई भी संख्या दिया जाएगा उसके पावर में 0 दे देगा, हमेशा उसका आंसर 1 होगा, इसलिए 1 क्यों मानना। 2 का पावर 1 गुना 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का पावर 2 गुना 7 का पावर 0, इसका मान कितना है? अब हम लोग देखते हैं। 2 का पावर 1 यानी 2 को के बार लिखेंगे? 1 बार लिखेंगे। 5 का स्क्वायर गुना देकर के 5 का स्क्वायर यानी 5 को 2 बार लिखे। 5 कितना बार? 2 बार, तो 5 गुना 5, फिर गुना डालें। 7 का पावर 0, किसी का पावर 0 रहता है तो मान उसका 1 हो जाता है। अब गुना कर देते हैं। 2 पंचे 10, 10 पचे 50, 50 गुना 1 50 ही होता है। यानी कि 7 का पावर 0 दिखे थे 1 लगाएं, अब बाकी 2 का 1 ही है। 5 का स्क्वायर था तो 5 को 2 बार गुना किए, आपस में गुना करके देख रहे हैं तो 50 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। 2 का पावर x प्लस 3 बराबर 2 अगर है तो x का मान, ये वाला x का मान कितना होगा? हम लोग यहाँ पर एक सूत्र देखते हैं कि a का पावर m बराबर a का पावर m। अगर a का पावर m है और बराबर के उस साइड में भी यही a है और ये अलग संख्या है, तो ये पावर से पावर कैंसिल हो जाता है, यानी कि ये हट जाता है। काटना नहीं है हम लोग को, लेकिन हम लोग इसको हटा देते हैं। तो बचता क्या हमारा? m बराबर n बचता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि m बराबर n बचा। ये दोनों बराबर है इसलिए दोनों को इग्नोर कर दिए, बचा m बराबर n, m बराबर n। इसी सूत्र से बनाते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 खत्म कर दिए, तो क्या बचेगा m में? x प्लस 3 और इसके पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस 3, पहले लिख लेते हैं, 2 का पावर x प्लस 3 बराबर 2 का पावर 1 बराबर 2 का पावर 1। 2 से 2 अगर कैंसिल हो गया तो क्या बचा? x प्लस 3 बराबर 1। ये वाला यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर 1 नहीं दिया था, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर 1 छिपा हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखे। x का मान निकाले बोल रहे हैं, ये देखिए x का मान निकाले बोलता है, तो x को यहीं छोड़ देते हैं। बराबर की इस साइड वाला लिख लेते हैं पहले, उसके बाद ये प्लस में है, इसको अपोजिट साइड ले जाते हैं तो ये माइनस
चिन्ह से चला जाता है। x का मान ये 1 है और -3 है, यानी आपके पास 1 रुपया पैसा अभी है, फिर भी 3 रुपया उसके बाद कर्ज में है, तो आप उसको 1 रुपया दे दीजिए। आपके पास 1 रुपया है और 3 रुपया आपसे कोई पाता है, तो 1 रुपया आप दे दीजिए, तो भी आप कितना ऋणी होंगे? 2 रुपया, यानी कि वो बंदा अभी भी आपसे 2 रुपया पाएंगे। तो -2 जो हुआ ये हमारा x का मान हुआ। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी में है -2। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1 और y बराबर -2 है तो x² प्लस y² का मान होगा। हमको मान दिया गया है, x का मान और y का मान दिया गया है, और इसमें हमको रखने के लिए बोलता है, तो हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x के जगह में क्या रखना है? 1, तो x के जगह में 1 रखें और स्क्वायर है, यानी कि इसको 2 बार, प्लस y के जगह में क्या है? -2, तो -2 रख दिए, 2 गो चिन्ह आ गया तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी हो जाता है। स्क्वायर डाल देते हैं, स्क्वायर हम 1 को 2 बार गुना करें, यानी 1 गुना 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और ये प्लस और माइनस, प्लस गुना माइनस क्या होता है? -2 का स्क्वायर करें कितना होगा? 4, प्लस 4, यानी कि -2 गुना -2, माइनस माइनस प्लस 2 गुना 4, तो ये माइनस का 2 का पहले हम लोग लिख सकते हैं -2 का स्क्वायर। 1 का 1 हो गया, इस जगह पर प्लस डाला, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, इक्वल टू कितना होते हैं? 5। अब हम देखते हैं कि 5 हमारा ऑप्शन कहाँ है? सी नंबर में। समझ में? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x का मान 1 दिया था, रख दिए, प्लस का प्लस धर दिए, y का मान -2, ये स्कूप स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर के 1 प्लस माइनस ही होता है, हालांकि यहाँ पर प्लस लिख दिए, फिर से वही क्वेश्चन दोबारा, और स्क्वायर डाल दिए, 1 का 1 लिखे, -2 का स्क्वायर किए थे कितना हुआ? 4, ये प्लस उतार करके -2 का स्क्वायर किए थे 4 हुआ, 1 और 4 मिलकर के 5 आया, तो हमारा आंसर कितना हो गया? 5। x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है, यानी कि ये जो हमको दिया गया है ये किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है। हम देख रहे हैं ऑप्शन में हमारा एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और नोट दिया है, यानी ये कितने पद में है। अब हम देखते हैं कि प्लस और माइनस के बाद अलग अलग काउंट किया जाता है, तो ये माइनस के पहले यानी कि अकेला 1 पद में है, ये दूसरा हो गया 2 पद, और ये फिर हो गया 3 पद, यानी कि प्लस माइनस के बाद अलग अलग पद हो जाता है। तो यहाँ बोलता है कितने पद में है? 1, 2, 3, तो ये कितने पदी हो गए? त्रिपदी। 1 पद ओनली 1 रहेगा, द्विपद में 2 होंगे, त्रिपद में 3 होंगे। अब यहाँ 5m का स्क्वायर प्लस -4m का स्क्वायर प्लस 11m स्क्वायर बराबर है, इसको हम लोग लिखते हैं 5m का स्क्वायर प्लस -4m का स्क्वायर 4m का स्क्वायर प्लस 11m का स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं कि 5m का स्क्वायर है, तो 5m का स्क्वायर प्लस माइनस होता है, 4m का स्क्वायर प्लस 11m का स्क्वायर, 5m प्लस में है, 5m स्क्वायर प्लस में, और माइनस में 4m स्क्वायर, आप इसको दे दीजिए 4m, तो भी आपके पास कितना m स्क्वायर बचेगा? 1 m स्क्वायर बचेगा प्लस में, फिर आगे में है प्लस 11m स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़िए, 1 m स्क्वायर और 11 यानी कि एक छुपा है, तो 1 और 11 कितने हो गई? 12m का स्क्वायर। तो हम पूछते हैं हमारा आंसर कहाँ है? डी नंबर में 12m का स्क्वायर, प्लस में हमारे पास बचा। अगला क्वेश्चन है कि यदि p/7 इक्वल टू 24 तो p का मान होगा। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे p/7 इक्वल टू 24 दिया है, p/7 इक्वल टू 24, इस p का मान पूछा है। और एक चीज याद रखना है कि बराबर के पहले यदि कोई संख्या भाग में है तो उस साइड जाएगा गुना में, कोई संख्या गुना में है बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो भाग में, कोई संख्या जोड़ में है वो साइड जाएगा घटा में, और कोई संख्या घटा में है वो साइड जाएगा तो
जोड़ में। यानी कि चिन्ह जो है ये सब याद रखना है। बराबर के वो साइड चेंज करने पर कौन सा चिन्ह हो जाता है और गुना करने पर कौन सा चिन्ह होता है। ये गुना करने पर ये सब प्राप्त होता है और ये भाग लेने पर। तो देखते हैं P/7 = 24 है। इस 7 को उस साइड ले जाना है क्योंकि ये संख्या यहाँ संख्या हमको P का मान, तो P को यहाँ छोड़ दिए, 24 का 24 लिखे। ये भाग में था, भाग वाला को उस साइड लेंगे तो गुना में। अब गुना कर दो, 7 चौके 28, 2 7 दूना 14, 2 16, 168। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, एक टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपया है। अगर बट्टा 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य होगा। हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी टीवी है और उसको अंकित मूल्य यानी कि उस टीवी में लिखा हुआ है 4500 रुपया और हमको बट्टा प्रतिशत दे रहा है कितना का, 30% का। तो कितना में हमको मिल रहा है वो टीवी। अर्थात यदि आप कोई दुकान जाते हैं सामान लेने के लिए, जैसे कोई कपड़ा की दुकान हो या कोई टीवी कूलर फ्रिज का दुकान हो, उस वस्तु में दाम लिखा होता है लेकिन वो दाम आपको दुकानदार उतना नहीं लेता है, उसमें आपको कुछ डिस्काउंट छोड़ता है। अर्थात उसी को डिस्काउंट को ये यहाँ पर बट्टा बोल रहे हैं, यानी बट्टा प्रतिशत। तो उसमें लिखा हुआ है 4500 और हमको कितना परसेंट छोड़ रहा है, 30%। तो कितना में हमको मिलेगा टीवी। देखते हैं, सबसे पहले देखें कि अंकित मूल्य दिया है 4500 और बट्टा 30%। बट्टा प्रतिशत दिया है तो हम पहले बट्टा निकालेंगे कितने रुपये का हमको छूट मिल रहा है। तो बट्टा प्रतिशत से हम लोग बट्टा निकाल लेंगे। बट्टा प्रतिशत का सूत्र होता है बट्टा गुना 100, बट्टा गुना 100। अब बच्चे हमेशा नीचे जो होता है वो अंकित मूल्य होता है, नीचे क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य। अब देखिए बट्टा प्रतिशत हमको दे करके रखा है कितना, 30, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30। फिर बट्टा, बट्टा के जगह में बट्टा हम रहने देते हैं, गुना 100 अब बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य के जगह में यहाँ पर 4500 लिखेंगे। अब देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट गया। आगे देखते हैं, बट्टा 30 है और ये भाग में है। अगर हम इसको बराबर की इस साइड ला रहे हैं तो ये गुना में चलाता है, तो इस साइड हमारा क्या बचेगा, बट्टा। तो हम पहले ही बट्टा लिख लेते हैं, बट्टा बराबर इस साइड में 30 है और ये भाग में चल जाकर उधर गुना हो जाएगा। 1 जीरो लिख दीजिए, 3 को 5 से गुना कीजिए 15, 1 बचा, 3 चौके 12 और 1 13। अर्थात हमको कितना रुपया का छूट दे रहा है, 1350 रुपया। अब आप बताइए कि टीवी में दाम लिखा हुआ था 4500 और उसमें से 1350 रुपया दुकानदार हमको छूट दे रहा है, तो टीवी हमको कितना में मिलेगा। तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे हम लोग। विक्रय मूल्य बराबर 4500 यानी कि अंकित मूल्य था 4500 और बट्टा हमको छोड़ा 1350 रुपया। अब घटाते हैं, देखिए जीरो में जीरो गया, जीरो, फिर जीरो में 5 नहीं घट रहा है, 1 पंचा देंगे 10, 10 में 5 गया 5, ये इसके पास बचा 4, 4 में 3 गया 1 और ये 4 में 1 गया 3, 3150 रुपया। ये हमारा आंसर हुआ। अर्थात कितने नंबर, सी नंबर हमारा हो जाएगा आंसर। आपको सूत्र रखना बहुत कंपलसरी है यार, और इस तरह हमेशा अंकित मूल्य ही नीचे लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयलर सूत्र का सही सूत्र होगा। ये तो आप लोग को याद ही होगा कि आयलर सूत्र का सही सूत्र क्या होता है, F + V - E = 2, ये वाला होता है। इसी को एक और फॉर्म में लिख सकता है, क्या, F + V, F + V = E + 2, इस रूप में भी आपको दे सकता है। तो दोनों आप याद रखिए, सिर्फ क्या क्या इस E माइनस में है, उस साइड जा करके प्लस में हो गया। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले पृष्ठ क्षेत्रफल वाले एक घन की भुजा होगी। कोई घन है, घन हम लोग जानते हैं जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये देखिए एक घन हो गया। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जब यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा हो याद रखना है कि ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रही है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका कितना दे देखा है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल
क्या होता है 6L का स्क्वायर। पृष्ठ क्षेत्रफल के सामने में हमको 600 रख देना है। 6L का स्क्वायर ये गुना में है, इस साइड आकर के क्या हो जाएगा भाग में, क्या बचा L स्क्वायर। कितना बार में कटता है 100 बार में L का स्क्वायर। स्क्वायर काटे तो रूट चढ़ा। अब बताइए 100 ये रूट के अंदर है तो कितना का वर्गमूल है ये 10 का। तो हमारा भुजा क्या निकल गया 10। तो घन की भुजा कितना होगा 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है यदि बारंबारता 7 हो तो संगत मिलान चिन्ह होगा। ये वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को फ्री में आपको नंबर मिल जाएगा। सिर्फ ये तो बचपना में ही मिलान चिन्ह आप 3-4 क्लास में पढ़े होंगे, जो कि 1 से 10 तक हम आपको मिलान चिन्ह लिख देते हैं और आप इसको अगर एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे अगर 1 हमको लिखना है तो 1 का मिलान चिन्ह 1 डंडी खींच दीजिए। 2 लिखना है 2 का मिलान चिन्ह 2 डंडी खींच दीजिए। 3 यदि लिखना है तो 3 का मिलान चिन्ह 3 गो डंडी। 4 लिखना है तो 4 का मिलान चिन्ह 4 गो डंडी लिखिए। वही आपको अगर 5 लिखना है तो बोलिएगा 5 डंडी, जी नहीं, 1 2 3 4 और 1 क्रॉस दीजिए, ये हो गया आपका 5। 6 लिखने के लिए आपको सबसे पहले 5 लिखना होगा। 1 2 3 4 और 1 5 और अलग से 1 लिखिए 6। उसी प्रकार 7 लिखने के लिए आपको पहले 5 लिखना होगा। 1 2 3 4 1 5 हो गया 6 7। फिर 8 लिखने के लिए 1 2 3 4 और 1 क्रॉस 5 6 7 8। 9 लिखने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिखने के लिए आपको 1 2 3 4 1 क्रॉस 5 फिर 1 2 3 4 1 क्रॉस 5। 11 लिखना फिर आगे 1 बढ़ाते जाएंगे, यानी कि 10 तक आप याद कर लीजिए। इसके बाद आप आसानी से बना सकते हैं 100 150 जितना भी बनाना हो। उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि यदि बारंबारता 7 हो। अब 7 का पूछ लिया यहाँ। अब 7 देखिए ये तो 4 लाइन है तो 4 की हो गई। यहाँ 5 है, यहाँ 4 और 1, यहाँ 5 और 1 क्योंकि एक क्रॉस है तो 4 सीधी 1 क्रॉस 5 और 1 6। यहाँ पर देखिए 4 सीधी 1 क्रॉस 5 और इधर 2 7। तो 7 की बारंबारता यानी कि मिलान चिन्ह हम लोग देख रहे हैं तो 4 खड़ी 1 तिरछी लाइन 5 हो गया और 2 अलग अलग। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन होगा। घन का आयतन, अब यही देखिए यही घन है। ये घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लगाए थे 6L का स्क्वायर। अब बोलता है घन का आयतन निकालो और उसका भुजा दे करके रखा है। तो घन का आयतन का सूत्र लगाएंगे। घन का आयतन, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं तो 20 से शॉर्ट में लिख दिए। भुजा का क्यूब, आप A का क्यूब लिखिए, A माने भुजा, या फिर L का भी क्यूब लिख सकते हैं। भुजा कितना दिया है 7, 7 का क्यूब। अब किसी के ऊपर में 3 हो अर्थात उस संख्या को कितना बार गुना करना है 3 बार। तो 7 का क्यूब, 7 को गुना किए 7 7 49, 49 को 7 से गुना किए तो 343। अब हमको देखना है कि यहाँ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आयतन निकालना है तो क्यूब में निकलता है। आयतन हमेशा क्यूब में निकलेगा और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलेगा। यदि आप इसको निकाल लेते हैं और अगर जल्दी में आंसर देना चाहते हैं तो आपको मिस्टेक हो सकता है। जैसे 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 49 सेंटीमीटर क्यूब, ये 343 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर यहाँ पर क्यूब ना दे करके स्क्वायर दे देता तो आप इस यहाँ ना देखे, अब इसको 343 देखते हैं और टिक मार देते तो गलत हो जाता। इसलिए आपको देखना है कि 343 सेंटीमीटर क्यूब है तो टिक मारिए, अन्यथा डी नंबर दे करके और भी 343 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कर सकता था। तो अब ये नहीं, क्यूब देखना है। क्यों? आयतन हमेशा क्यूब में निकलता है और क्षेत्रफल स्क्वायर में। अगला क्वेश्चन है 20 का। आंकड़े, जो भी आंकड़ा हमको दिया गया यहाँ पर, इसका परिसर निकालना है। परिसर का सूत्र बहुत ही आसान होता है। क्या निकालना परिसर का सूत्र? परिसर इक्वल टू होता है उच्च मान या उच्चतम मान, उच्च मान माइनस निम्न मान। अब हमको खोजना है कि इसमें से सबसे ज्यादा बड़ी नंबर कौन सी है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 है। 9 से अधिक कोई नंबर यानी कि 9 से बड़ा, जी नहीं।
निम्न मान यानी कि सबसे छोटा नंबर खोजिए। दो से छोटा और कोई है क्या? एक से छोटा कोई है क्या? जी नहीं, एक। तो 9 में 1 गया तो कितना बचा? 8। अब हमारा ऑप्शन हम देखते हैं सी नंबर में 8 है। ये सब क्वेश्चनों को देख लीजिए, ऑब्वियस सी बात है इसमें आएगा ही आएगा और हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेगा।